brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है, उससे मालूम चलता है कि लापरवाही किस दर्जे की थी और कार्रवाई के नाम पर क्या खेल चल रहा है। आज दिन की बड़ी खबर में हमारा फोकस इसी बात पर रहेगा कि गुजरात सरकार जो कह रही है, जमीनी हकीकत से उसका कितना वास्ता है। 30 अक्टूबर की रात से चल रहा केंद्र, राज्य और तीनों सेनाओं का संयुक्त बचाव अभियान 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे रोक दिया गया था। आज सुबह 9 बजे के करीब अभियान फिर शुरू किया गया। जिनके अपने अभी तक लापता हैं उन्हें उम्मीद बंधी हुई है, लेकिन हर बीतती घड़ी के साथ उनके मन में अनहोनी की आशंका बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के कमांडेंट वीवीएन प्रसन्ना कुमार मोरबी में हैं। उन्होंने आज कहा कि कुछ शवों के नदी के तल में फंसे होने की आशंका है, इसलिए डीप डाइवर्स को तैनात किया गया है। ये खास ट्रेनिंग वाले गोताखोर होते हैं जो आम गोताखोरों से ज़्यादा गहराई पर जा सकते हैं। नौसेना और तटरक्षक की टुकड़ियां बीते 2 दिनों की तरह आज भी मच्छू नदी के पानी को छानती रहीं। जो जिंदा बचा लिए गए उनका इलाज मोरबी के शासकीय अस्पताल में चल रहा है। यहाँ आज दोपहर एक और शख्स ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा 135 हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 140 के पार भी है। इनमें से कम 47 बच्चे थे। स्क्रीन पर आपको इनके नाम नजर आ रहे हैं। 2 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल। क्या ये कोई उम्र थी जाने की? हादसे के बाद से जिम्मेदारी तय करने के नाम पर जो लीपापोती हो रही है, उसमें बड़ी प्रमुखता से इस बात को भी रेखांकित किया जा रहा है कि लोगों ने पुल हिलाया और वो टूटकर गिर गया। मानो ये सब नियति थी जिसे कोई टाल ही नहीं सकता था। इस हिसाब से तो ये बच्चे भी हादसे के जिम्मेदार हो जाते हैं। इस पर आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन हमारी राय तो वही है जो इस देश के संविधान की भावना है कि नाबालिग बच्चों के लिए समाज और सरकार बराबर जिम्मेदार होते हैं। ये बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम आज इन बच्चों के हिस्से के सवाल पूछना चाहते हैं। सवालों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आपको 31 अक्टूबर से लेकर आज तक के अपडेट्स दे देते हैं। हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। पहले दिन वो केवड़िया और बनासकांठा होते हुए अहमदाबाद पहुंचे, जहां विकास कार्यों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने गांधीनगर स्थित राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ गुजरात प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान राज्य सरकार ने बचाव अभियान और कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी। बैठक के बाद रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजराती में एक ट्वीट किया, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता देते हैं। पटेल लिखते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि मोरबी हादसे में जान गंवाने वालों की याद में 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक रखा जाएगा। 2 नवंबर को प्रस्तावित राज्य सरकार के सारे आयोजन स्थगित रहेंगे। राष्ट्रध्वज भी झुका रहेगा। हम राज्य के सभी लोगों से अपील करते हैं कि मृतकों की शांति के लिए इस रोज प्रार्थना करें। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, शोक का दिन तय हुआ 2 नवंबर, इसलिए 1 नवंबर यानी आज के दिन आयोजन और कार्यक्रम चलते रहे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सुबह 10:30 बजे के करीब राजस्थान के बांसवाड़ा में नजर आए। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंच साझा किया। इस कार्यक्रम के बारे में हम आपको आगे दिन की सुर्खियों में विस्तार से बताएंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा के बाद सीएम पटेल और गुजरात भाजपा के तमाम बड़े नेता गुजरात के पंचमहल जिले के जम्बूघोड़ा में गए, जहां प्रधानमंत्री मोदी की एक सभा थी। विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन होना था। पटेल तो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर भी थे। केंद्र और राज्य की सरकारों के पास बहुत अहम जिम्मेदारियां होती हैं। कोई भी हादसा हो जाए, सरकार अपना काम करती रहे, ये जरूरी है। लेकिन जब सरकार की तरफ से शोक की बात कही जाएगी तो फिर ये भी देखा जाएगा कि किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। खैर, बांसवाड़ा और पंचमहल के बाद प्रधानमंत्री का काफिला शाम 4:30 बजे मोरबी में नजर आया। प्रधानमंत्री दुर्घटनाग्रस्त पुल के पास पाए तक स्वयं गए, जहां उन्हें गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने हादसे के बारे में जानकारी दी। फिर प्रधानमंत्री ने राहत कार्य में लगे जवानों और अधिकारियों से भी चर्चा की। चर्चा इस बात की भी हुई कि प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचते उससे पहले पुल पर लगे उस बोर्ड को ढक दिया गया, जिस पर मेंटेनेंस करने वाली कंपनी ओरेवा का नाम लिखा था। ऐसा क्यों किया गया, स्पष्ट नहीं हुआ। इन सब के बाद प्रधानमंत्री घायलों का हाल लेने अस्पताल पहुंचे। वहां क्या हुआ, ये जानने से पहले आप जानिए कि प्रधानमंत्री के आने से पहले गुजरात सरकार अस्पताल में किस तरह की लीपापोती कर रही थी।
कायदे से होना ये चाहिए था कि जिस अस्पताल में सैकड़ों घायल भर्ती हों, वहां इस बात की भागम भाग और चिंता हो कि मरीजों को जल्द से जल्द सही इलाज मिले, जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत है उनका ऑपरेशन हो, जो और ज़्यादा गंभीर है उन्हें बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाए। लेकिन 31 अक्टूबर की रात मोरबी के शासकीय अस्पताल में प्रशासन इलाज के इतर और भी बहुत कुछ कर रहा था। रंग रोगन हो रहा था, लीपा पोती, और ये मुहावरे वाली नहीं असली, और जो असल में हुआ वो मुहावरे को चरितार्थ करता था। कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से सुनिए। बीती शाम से सोशल मीडिया पर यह बात तैरने लगती है कि चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा है मोरबी में, तो अस्पताल का कायाकल्प हो रहा है। पहली नजर में लगा कोई तंज कस रहा होगा, पर जब बात बढ़ने लगी तो हमारे साथी अभिनव और विजय रात 12 बजे मोरबी के शासकीय अस्पताल पहुंचे, ये देखने कि गुजरात की सरकार अस्पताल में क्या कर रही है। आप भी देखिए। घायलों का इलाज चल रहा है और यही वो अस्पताल है जहां सैकड़ों लाशें लाई गई, जिनको पोस्टमार्टम किया गया या फिर बाद में उनको उनके परिवार वालों को भेजा गया। अब सुबह प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, उससे पहले यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है, चाक चौबंद किए जा रहे हैं, कई कुछ जगहों पे पुताई हुई है, नए वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। आप देखिए प्रशासन जो है अपनी छवि सुधारने के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ये तमाम तरह की तैयारियां कर रहा है कि पुताई कर दो, नया वाटर कूलर लगा दो। ये वो आप अस्पताल की हालत देख रहे हैं, अस्पताल की पेंटिंग और ये सब पुरानी पेंटिंग है और इसको छिपाने के लिए कुछ जगहों पे फ़ोटो आई है। अब ये साफ़ सफाई की जा रही है। ये जो पुल गिरा और उसके बाद जो लोग एडमिट हैं, तो ये वो वार्ड है, ये घायल हैं, इनका इलाज चल रहा है। ये बच्चे भी हैं। आप भी उस पुल पे थे? आप उस पुल पे थे। तो ये साफ़ सफाई, क्या गद्दे बदले गए हैं? हाँ, अभी हो रही है। नए गद्दे बदले? हाँ, नए गद्दे। ये पहले नहीं लगे थे? नहीं, पहले नहीं थे। अच्छा, ये कब बदले गए? अभी अभी अच्छा, अभी अभी। अभी क्यों ऐसा हो रहा है? कल मोदी साहब आ रहे हैं, पीएम मोदी साहब आए, इसलिए मोदी साहब आ रहे हैं इसलिए नए गद्दे लगाए जा रहे हैं, ताकि आपको दिखाया जा सके अस्पताल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और जब आप लोग आए थे तब कैसा था? तब तो जैसा था वैसा ही था सब। अच्छा, और अभी क्या गद्दे बदले गए? नहीं, गाडले पथरे थे, दूसरा गाडले पथरे थे, ये पथरा लिए, नया गद्दा लगा। हाँ। आपको तो चोट लगी, तो आपको कैसे हटा के कैसे किया गया? ये मेरा दोस्त था ना, ये मेरा दोस्त है, दोस्त को उठा के भी दे दिया, डाला और सब दूसरा गाडा रख दिया। अच्छा, तो आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने को हुए तो गुजरात सरकार जैसे नींद से जागी, जिला प्रशासन नींद से जागा, अस्पताल नींद से जागा। सामान्य दिनों में जो काम होना चाहिए था वो एक इमरजेंसी की स्थिति में रातों रात हो रहा है। नई मशीनें इंस्टॉल हो रही हैं, पीने के पानी के लिए रंग रोगन हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते तो क्या अस्पताल का कायाकल्प होता? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। ये भी पूछा जा रहा है कि अगर अस्पताल के अधिकारी, जिला प्रशासन और राज्य सरकार इतने ही कर्तव्यनिष्ठ थे तो इस तरह की दुर्घटना या प्रधानमंत्री के दौरे का इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या ऐसी नौबत आ गई कि मरीजों को उठा के गद्दे बदलने पड़े? वैसे एक झूठ भी चल रहा है इसके साथ सोशल मीडिया पर कि कई मरीजों को नकली प्लास्टर चढ़ा दिया गया पीएम के दौरे से पहले, उनकी पट्टियां बढ़ा दी गई। ये खबर गलत है। चोटें पहले से लगी थी और उनके मूल्यांकन के आधार पर पट्टियां भी बदली गईं। इस बात की तस्दीक लल्लन टॉप ने ग्राउंड से की है। आप इससे संबंधित फैक्ट चेक हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। जो आपको आखिरी में भी मरीज दिखा था, उस मरीज के बारे में ये झूठ फैलाया जा रहा है कि उनकी पट्टियां बदल दी गई, जबकि हमारे संवाददाता अभिनव ने बात की तो उन्होंने कहा कि इसका पीएम के दौरे से कोई संबंध नहीं है। लौटते हैं अस्पताल के इलाज पर। रातों रात न सिर्फ अस्पताल के अंदर टूटी टाइल्स सुधारा गया, वाटर कूलर बदले गए, मलबा हटाया गया, इतना कि जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली लगाने पड़े। जब अस्पताल में मौजूद सफाई स्टाफ से हमने पूछा कि ये कितना रेगुलर है, तो कहा गया अस्पताल में साफ सफाई तो हमेशा से की जाती रही है। तो सवाल ये है कि अगर हमेशा से साफ सफाई थी तो अचानक रात में इतना मलबा हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? अतिरिक्त पलंग पर कहा गया कि कोरोना के समय से ही अस्पताल में ये मौजूद है, पर यह तथ्य है कि अस्पताल में ये पूरा जो क्लीनिंग का काम किया गया, जिसके लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया, जो हमने अपनी रिपोर्ट्स में भी दर्ज कराया है, वो फौरी तौर पर था। देखिए, पगार मिलता है जब, इसलिए मैं 3 दिन से लगा हूँ, इसलिए बोल रही है। मैं न्यूज़ में बताऊंगा, कल देखेंगे तो मेरा ड्यूटी जाएगा, इसलिए। क्या ये ठीक कह रहे हैं कि आप रोज साफ सफाई करते हो या फिर अभी नया हो रहा है? नया है। ये आप पेंट हुआ है?
आप जो है इसी अस्पताल में आप क्या करते हैं? लिफ्ट में ऑपरेटर। लिफ्ट में। तो ये दीवार नहीं पोती गई है क्या? ना ना, हाँ। बोलिए, इधर आना है, इधर लिफ्ट में आना है, नहीं क्या करना है? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि इसे कलर अलग अलग लग रहा है। हाँ वो तो, हाँ ये सही है। नहीं पोता गई। हाँ बनाए, कब हुई? चालू है काम तो। अच्छा, काम चालू है। तो चालू। ऊपर तक सब हो जाएगा? हो जाएगा आराम से। सुबह तक हो जाएगा? इतना तेज कर लेंगे? हाँ तात्कालिक होता है। अच्छा, तो कितने लोग काम करते हैं फिर? 40 लोग। 40 लोग? 40 लोग लग जाएंगे तो ये पूरा दीवार ऊपर से नीचे तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा? पूरा। तो ये अचानक से क्यों हो रहा है? ये आप बताइए इसीलिए। आप बताइए इसलिए। तो ये अचानक से कल जो है प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं? हाँ इसीलिए। बड़ा दब के बता रहे हैं, मुस्कुरा तो ज़्यादा घबरा रहे हैं। लल्लन टॉप उन मेहनतकश लोगों का पूरा सम्मान करता है जो मोरबी और पूरे देश के अस्पतालों में सबसे ज़रूरी काम करते हैं, साफ सफाई। हमारा सवाल अस्पताल प्रशासन से, हमारा सवाल गुजरात सरकार से है जो पीएम के दौरे के एक दिन पहले ये सब करतब दिखा रही है। अगर ये काम ज़रूरी थे तो पहले क्यों नहीं हुए? हमारा सवाल प्राथमिकताओं को लेकर भी है। जिस समय प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि सभी को सर्वोत्तम इलाज मिले, उस समय प्राथमिकता हो रही है कि प्रधानमंत्री के सामने अपनी कमियों को छिपाया जाए। पर सवाल ये भी पूछा जा रहा है, जब इतनी रिपोर्ट्स में जानकारी आ रही है कि हड़बड़ी की गई काम निपटाने की और हम तक जानकारी पहुंची, तो प्रधानमंत्री तक भी ज़रूर पहुंची होगी। पर सवाल उन बच्चों का है जो अब इस दुनिया में नहीं है। सीधा जवाब कहीं से नहीं मिल रहा, पर दर्शक तय कर सकते हैं कि अस्पताल में हुआ क्या, अस्पताल में क्या हुआ, प्रशासन में क्या हुआ। सब ने कह दिया हमसे परमिशन नहीं ली गई, पर सवाल ये पूछा जाएगा कि जब परमिशन नहीं ली गई और उसके बावजूद सब चीज़ें चल रही थी पुल के ऊपर, तब प्रशासन क्या कर रहा था? अस्पताल चाक चौबंद कर दिया, बाकी जगहों पर जो शुरुआती श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई। पर आगे क्या हुआ? आज दुर्घटना स्थल के दौरे के बाद प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों और उनके परिवारजनों से बात कर हालचाल लिया। प्रधानमंत्री के जाने के बाद हमारी टीम ने मोरबी के लोगों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोग जाना चाहिए, वहाँ पे 800 से 1000 लोग जाएंगे, क्या होगा? दूसरी गलती विंडो वाले की है, विंडो वाले की और मैनेजमेंट की। विंडो वाले ने बीच में सुना है कि बारी बंद भी कर दी थी, लेकिन पब्लिक ने हल्ला मला के फिर से खुलवाया। दूसरी गलती वो हुई। मैनेजमेंट को पूरे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं कि ओवर क्राउड हो रहा है और पब्लिक जहाँ पे 100-150 की ज़रूरत है वहाँ पे आदमी 800 से 1000 जा रहा है, तो क्या होगा? आज 4 दिन से पुल चल रहा है, पुल के ऊपर कंटिन्यू रोज के रोज 1000, 2000, 3000 लोग जाके आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी 3 भी गए थे ऐसे ही? 3 दिन से कंटिन्यू यहाँ से टिकट लेने में लाइन 1.5 किलोमीटर की थी, जहाँ पे 2 आदमी जा सकते। दूसरा किया था, वन वे नहीं किया था, त्यौहार का पोजीशन था। हम लोगों का दिवाली का दूसरा दिन न्यू ईयर रहता है गुजराती लोगों का, तो उस हिसाब से उस दिन चालू किया। दूसरा, प्रशासन बोल रहा है कि हमें कुछ पता नहीं, वो बात गलत है। उसने बाकायदा ओपनिंग किया था, उसके फोटो भी वीडियो भी सब डाले हुए थे, मीडिया में भी फोटो भी आया था कि ओपनिंग हुआ है। तो प्रशासन कहाँ थी? एनओसी नहीं दिया है, तो प्रशासन बता रही है अभी कि एनओसी नहीं दिया, हम लोगों ने नहीं दिया है। तो नहीं दिया तो आप जाके नहीं बोल सकते भाई इतने दिन क्या कर रहे हो आप? 4 दिन से हो रही है और पूछा, अखबार में भी उसका फोटो आ रहा है, मीडिया में भी ओपनिंग का फोटो चल रहा है। पब्लिक को पता है लेकिन प्रशासन को पता नहीं है। वो तो ओरेवा के मालिक ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा। रियल उसने ओपनिंग किया और उसके बाद भी बता रही है प्रशासन की पता नहीं। यहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। लाइन लगी हुई है कि लोग टिकट लेने में पिछले 4 दिन से रोज के रोज पब्लिक इतनी 3 के 4 दिन में आप रिकॉर्ड निकालोगे कम से कम 5 से 6000 लोग जा चुके हैं। जहाँ पे रोज के 400-500 लोग टोटल होने चाहिए, वहाँ 5-6 हजार लोग जाएंगे, पुल क्या करेगा? अब एक दूसरे बिंदु पर गौर करते हैं, हादसे के बाद कार्रवाई। 31 अक्टूबर की रात राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में गिरफ्तारियों की जानकारी दी थी। इसमें ओरेवा कंपनी के मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड और क्लर्क थे। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस स्तर के कर्मचारियों ने ही पुल को खोलने और उस पर लोगों को भेजने का फैसला ले लिया होगा? क्योंकि मोरबी नगर निगम इस बात पर कायम है कि उसने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था और पुलिस ने ओरेवा के बड़े अधिकारियों को पकड़ा नहीं। तो क्या ये चौकीदारों, टिकट क्लर्क्स और मैनेजरों का किया कांड था? फिर जिस भाषा में पुलिस ने मामला दर्ज किया उसमें भी एजेंसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पूछा जा रहा है कि ओरेवा का नाम पुलिस ने क्यों नहीं लिखा? एफआईआर में नाम आने से ओरेवा दोषी साबित नहीं हो जाती और फैसला कोर्ट करेगा, तो फिर नाम लिखने में आनाकानी क्यों है? सवाल और भी है।
26 अक्टूबर से पुल शुरू हुआ, 30 अक्टूबर को गिरा। अगर इस दावे पर एक बार को भरोसा कर ही लिया जाए कि लड़कों के हिलाने से पुल टूट गया तो मामला और गंभीर हो जाता है। मोरबी नगर पालिका, मोरबी जिला प्रशासन, मोरबी पुलिस और गुजरात सरकार, इनमें से किसी को भी 4 दिन तक ये क्यों नजर नहीं आया कि क्षमता से ज्यादा लोग पुल पर चढ़ रहे हैं, उसे हिला भी रहे हैं। अगर आज अहमदाबाद नगर निगम ये फैसला ले सकती है कि नवनिर्मित अटल ब्रिज पर एक बार में 3000 से ज्यादा लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, तो ऐसा काम हफ्ते भर पहले मोरबी में क्यों नहीं हो सकता था। हमने आपको कल भी बताया था कि पुल पर जाने के लिए जो टिकट लगता था उस पर यह लिखा था कि जो पुल को नुकसान पहुंचाएगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर लोग पुल को झुला रहे थे तो ओरेवा ने कितने लोगों पर कार्रवाई की बात कही, उसका रिकॉर्ड कहां है? क्या सरकारी अधिकारियों और पुलिस पर इस बात के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने समय रहते ओरेवा के काम का मूल्यांकन नहीं किया, उनके खिलाफ जरूरी कदम नहीं उठाए? हम यहाँ लकीर नहीं पीटना चाहते, जो हो चुका वो हो चुका। 47 बच्चों समेत 135 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, बचे हैं सवाल जिनके जवाब नहीं मिले तो मोरबी का हादसा खुद को दोहराता रहेगा। एक बात और, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी सफाइयां पेश कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले रंगरोगन करके छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है। पक्ष कह रहा है कि देखिए कितनी त्वरित कार्रवाई हुई। पर आखिरी में जनता इन सब से ये सवाल पूछती है और कुछ सवाल जनता के हिस्से भी आते हैं उनकी अपनी लापरवाहियों को लेकर। ये एक विषय है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है जो कल के शो में एक्सपर्ट ने कहा था कि क्या एक जांच कमेटी बनाने से बात पूरी हो जाएगी? क्या हमने ये सवाल पूछा कि जो पिछले बड़े हादसे हुए हैं देश में इस तरह के, उनकी जांच रिपोर्ट्स का क्या हुआ, रेकमेंडेशंस का क्या हुआ? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि देश में हर पुराने स्ट्रक्चर का ऑडिट होगा और हर नए स्ट्रक्चर को जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है उस पर भी नए सिरे से बात होगी? क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं, अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, अगर हम जिम्मेदारों की, चाहे वो प्रशासन के लोग हों या फिर सरकार हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते हैं तो फिर स्थितियां बदलेंगी नहीं। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब गौर करते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी का संबंध उस शख्स से है जिसके नाम के पहले ठग, महाठग, नटवरलाल और कॉनमैन जैसे विशेषणों का इस्तेमाल किया जाता है। सुकेश चंद्रशेखर। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि उसने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी दिए। सुकेश ने लेटर में लिखा है कि मुझे 2017 में गिरफ्तार किया गया था, मैं तिहाड़ में बंद था। सत्येंद्र जैन उस वक्त जेल मंत्री थे। वो कई बार जेल आए और मुझसे कहा कि मैं जांच एजेंसी के सामने आम आदमी पार्टी को दिए चंदे के बारे में जानकारी ना दूं। सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। 2-3 महीनों में मुझसे 10 करोड़ की राशि वसूल की गई। सुकेश ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने उससे पार्टी में जगह देने का वादा किया और 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा लिया। बकौल सुकेश उसे राज्यसभा भेजने में मदद करने का भरोसा दिया गया। अपनी सरकार में मंत्री पर वसूली के ऐसे आरोपों पर जब केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मसले को गुजरात चुनाव से जोड़ दिया। सुनिए। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर, पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1, सुकेश के आरोपों पर केजरीवाल चाहे कितनी भी सफाई दें, लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। आज इस खबर के सामने आते ही बीजेपी नेता सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी को घेरने में जुट गए। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते बोलते संबित केजरीवाल के बोलने के अंदाज को ही कॉपी करने लगे। सुनिए। कहां से वो मासूम चेहरा लाते हैं ये पता नहीं। कौन सुकेश चंद्रशेखर, हु इज ही? मतलब पूरे अंदर से आवाज जैसे सच में जानते नहीं है सुकेश चंद्रशेखर। 50 करोड़ रुपए लेके बोल रहे हैं हु इज सुकेश चंद्रशेखर, कौन है वो? इस प्रकार से उद्गार किया।
अरे भ्रष्टासन, एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्टासन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। ये तो हुई खबर और उस पर आई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। अब बात सत्येंद्र जैन की, जो इस खबर के केंद्र में है। दर्शकों को मालूम ही होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन करीब 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। 30 अक्टूबर को भी सत्येंद्र जैन का नाम दिन भर न्यूज़ फ्लैश में चमकता रहा। वजह थी ईडी का एक हलफनामा जो दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था। उस हलफनामे में ईडी ने सत्येंद्र जैन पर काफ़ी संगीन आरोप लगाए। ईडी ने दावा किया कि तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन जेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें जेल में ही हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। इससे जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में पेश किया गया। ईडी का आरोप है सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन उनसे सेल में अक्सर मिलने आती हैं और उन्हें घर का खाना भी मुहैया कराया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन अपनी सेल में केस के बाकी आरोपियों वैभव और अंकुश जैन के साथ भी घंटों मीटिंग करते हैं। इन आरोपों पर तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि अंकुश और वैभव उसी वार्ड में है जिसमें सत्येंद्र हैं, लिहाजा वो आपस में बात कर सकते हैं। दूसरी सुर्खी सीएनएन के एक पत्रकार के सवाल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जवाब से जुड़ी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीएनएन के एक कार्यक्रम में पत्रकार वेंकी एंडरसन ने हरदीप सिंह पुरी से सवाल पूछा कि क्या भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने को लेकर हिचक रहा है। इसके जवाब में हरदीप पुरी ने कहा कि रूस से तेल खरीदने में कोई नैतिक मतभेद नहीं, हम एक्स या वाई से नहीं खरीदते, जो भी उपलब्ध है हम उसे खरीद लेते हैं और खरीदारी सरकार नहीं तेल कंपनियां करती हैं। पुरी ने अमेरिकी न्यूज़ चैनल से बातचीत में यह भी साफ कर दिया कि भारत ने रूस से कुल ज़रूरत का सिर्फ 0.2% तेल खरीदा, जबकि ज़्यादातर तेल इराक से लिया गया। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके बाद से ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों को इस बात से आपत्ति हो रही थी कि आखिर भारत रूस से डिस्काउंट पर तेल क्यों खरीद रहा है। कार्यक्रम के दौरान वेंकी एंडरसन ने पुरी से पूछा था कि अगर पश्चिमी देश रूस से तेल प्रतिबंध को कड़ा करते हैं तो भारत का बैकअप प्लान क्या होगा। इसके जवाब में हरदीप पुरी ने कहा, हमारी कई बैकअप योजनाएं हैं, अमेरिका और यूरोप से हमारी अच्छी बातचीत चल रही है, मोदी सरकार दबाव महसूस नहीं करती है। अगली सुर्खी राजस्थान से आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में एक मंच पर मौजूद थे, जहां धुर विरोधी दलों के दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों का जिक्र करते हुए गहलोत ने बताया कि जब वे विदेश दौरे पर जाते हैं तो इन्हें इतना अधिक सम्मान क्यों मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, साथियों, मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना। मानगढ़ धाम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ धाम को आदिवासियों का जलियांवाला कहा जाता है। 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश फौज ने यहां आदिवासी नेता और समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में इकट्ठा हुए सैकड़ों भील आदिवासियों पर फायरिंग की थी, जिसमें इनकी मौत हो गई थी। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी इस जगह को एक पवित्र स्थान के रूप में मानते हैं। मानगढ़ धाम में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। गुजराती में दिए संबोधन में उन्होंने कहा कि ये देश आदिवासी समाज का ऋणी है।
दर्शक जानते हैं गुजरात में इसी साल, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से आदिवासी समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी हैं। क्यों, ये गैस करने के लिए नंबर नहीं है, क्योंकि अगर आप ललन टॉप शो और नेता नगरी के नियमित दर्शक हैं तो जानते ही होंगे कि छोटू वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी इस इलाके में प्रभावी हो रही है। 2018 के राजस्थान चुनाव में बागड़ इलाके में इस पार्टी की बहुत चर्चा थी और यही बात 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव पर भी लागू होती है। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।